सेक्शन 3 को समझेंगे। सेक्शन 3 बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन की। सेक्शन नंबर याद रखना है सबसे पहले, और वो क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस। तो क्या हो जाएगी, वो डिसमिस हो जाएगी। और इसके साथ ये और ध्यान रखना है कि ये जो प्रोविज़न है ये एब्सोल्यूट है और इसी के साथ साथ ये मैंडेटरी भी है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 क्या बात करता है, सेक्शन 4 कहता है एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, where the prescribed period for any suit appeal or application expiry on a day when the court is closed, the suit appeal or application may be instituted preferred or made on the day when the court reopen। मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका प्रिस्क्राइब पीरियड कोई लास्ट डे आ रहा है, ठीक है, जैसे आपको फाइल करना था जो जिस दिन, उस दिन संडे पड़ रहा है या कोर्ट की छुट्टी है किसी और अदर रीज़न से, तो आप अगले दिन उसको फाइल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रिस्क्राइब पीरियड ऐसे जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक दिन की छूट मिल रही है, ऐसा नहीं है कि आपको एक्सटेंड कर रहे हैं टाइम को, ठीक है, वो नहीं कह रहे। जिस दिन कोर्ट बंद थी, जिस दिन कोर्ट बंद थी, इसलिए आपको कहा है कि जैसे संडे को कोर्ट बंद थी तो आप मंडे को उसको फाइल करें या मंडे को कोर्ट जाएं, इसमें ये समझाया गया है, ठीक है। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट मैगज़ीन पे आ जाते हैं। लेक्स नॉन कॉगेट इम्पॉसिबला, इसका मतलब ये है द लॉ डज नॉट कंपेल ए मैन टू डू दैट विच ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। मतलब लॉ किसी भी पर्सन को ऐसा काम करने के लिए नहीं बोल रहा है कि जो उससे ना हो या जो वो ना कर सके। सेक्शन 5 पे हम आ जाते हैं। सेक्शन 5 डील्स विद एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। इसमें हमें सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है, और एक बात और ये भी ध्यान रखनी है कि जो सेक्शन 5 है इस डिस्क्रेशनरी नेचर का है, और इतना हो गया, पूछ ले कि किस तरह का है तो ध्यान रखेंगे डिस्क्रेशन नेचर है। अच्छा, सेक्शन 5 डज नॉट अप्लाई, इतना ध्यान रखना है हमें कि अप्लाई नहीं होगा, डज नॉट अप्लाई ऑन सूट और एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ CPC। वापस रिपीट कर रही हूँ, सेक्शन 5 डज नॉट अप्लाई ऑन सूट और एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ CPC। ये हो गया। अब इसके कुछ लीडिंग केसेस हैं। लीडिंग केसेस सेक्शन 5 के हैं जो बात करते हैं सफिशिएंट केयर की, कि अगर आप ये बताते हैं कि भाई हमारे पास सफिशिएंट कॉज था, तो उसी से रिलेटेड केस है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन वर्सेस मार्टर काटीजी, 1987 का ये केस है। और इसके साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि कैन मिस्टेकन व्यू इन लॉ इज़ कवर्ड, ठीक है, अंडर सफिशिएंट कॉज, मतलब आपसे गलती हुई है, जैसे कि अभी केस की बात करी, सफिशिएंट केयर की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि आप किसे कहेंगे सफिशिएंट कॉज, तो कैन मिस्टेकन व्यू इन द कोर्ट इन लॉ इज़ कवर्ड अंडर सफिशिएंट कॉज। मतलब अगर आपने इग्नोरेंस ऑफ लॉ किया है तो क्या हम इसे सफिशिएंट कॉज देकर कवर कर सकते हैं? तो ऑलवेज रिमेंबर, नो, ignorance of law is not excuse and it is not a sufficient cause for condemnation, ठीक है। मतलब condemnation of delay हम पढ़ेंगे आगे, इसमें ही है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप sufficient cause में ignorance of law को नहीं ला सकते, वो उसमें कवर नहीं होगा। क्या ना मिस्टेक और काउंसिल इज कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मिस्टेक हुई या काउंसिल से मिस्टेक हुई, काउंसिल ने की कैलकुलेट में, तो क्या लिमिटेशन को लेकर अगर बोनाफाइड मिसकैलकुलेशन काउंसिल के थ्रू तो मिलेगा क्या? तो ध्यान ये रखना है, ए बोनाफाइड मिसकैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन बाय द काउंसिल इज अ सफिशिएंट कॉज फॉर कॉन्डनेशन। मतलब आपसे गलती हो गई है, ठीक है, लेकिन आप इग्नोरेंस नहीं ला सकते, इग्नोरेंस को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पर, कैन इम्प्रिजमेंट be a sufficient cause? Imprisonment in a criminal jail may be sufficient cause at the time jail may be deducted, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, आप जिसके बिहाफ पे आप कर रहे हैं तो इस वजह से आप नहीं कर पाए कि वो जेल में था, तो
इसको भी आप ला सकते हैं किस में कि एक सफिशिएंट कॉज में, कि ये सफिशिएंट कॉज था तो साहब इस वजह से मैं नहीं कर पाया इस चीज़ को।